प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। तो बच्चों, जैसा हमने श्रृंखला चलाई है हिंदी व्याकरण शून्य से शिखर तक, उस सीरीज का आज आपकी हिंदी व्याकरण का है तीसरा लेक्चर। तो बच्चों, पहली क्लास में हमने वर्णमाला पढ़ी थी जिसमें हमने स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट किए थे। दूसरी क्लास में हमने उच्चारण स्थान किए थे और मैं उम्मीद करती हूँ दोनों क्लास आप देख चुके होंगे और दोनों क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होंगी। तो इसी श्रृंखला में आज आगे चलते हुए अब हम प्रारंभ करेंगे शब्द। क्या प्रारंभ करेंगे? शब्द। बच्चों, आज की क्लास छोटी होगी लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जब ये शब्द आपको समझ आ जाएगा आगे की प्रक्रिया तब ही आगे बढ़ पाएगी। कैसे बढ़ पाएगी? आज ना मैं आपको शब्दों का माया जाल जो फैला हुआ है उसको एलोबरेट नहीं करने वाली हूँ, बस शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है यही समझाने वाली हूँ। जब शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है ये आपको समझ आ जाएगा तो आगे की पूरी व्याकरण आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ सकेगी। चलिए, तो समय व्यर्थ नहीं गवाते और प्रारंभ करते हैं शब्द। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज क्लास के दो ही टॉपिक रहेंगे। कौन कौन से? एक, शब्द क्या है, हमें शब्द की परिभाषा को समझ लेना है कि आखिर शब्द क्या होते हैं, और दूसरा रहेगा शब्दों का वर्गीकरण। चलिए देखिए, शब्द क्या होता है बच्चों? शब्द आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। क्या पढ़ा है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो क्या शब्द की परिभाषा यहीं खत्म हो जाती है बच्चों? अब जैसे मैं आपके लिए लिख देती हूं का और ना, मैंने लिख दिया का और ना, ये दो वर्ड हैं, और आप लिख लीजिए माँ और लिख लीजिए ल। अब हो गए ये चार वर्ड। तो क्या इन चारों के वर्णों के मेल से शब्द बन सकता है? क्या हम इसको लिख दें का ना मा ला? बताइए, क्या ये शब्द बन गया? नहीं बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यह परिभाषा अधूरी है। फिर कैसे है अधूरी? देखिए, अब मैं आपको एक परिभाषा बताने वाली हूं कि दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने? दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा समझिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, दो या दो से अधिक वर्णों के कैसा समूह? निकटवर्ती समूह को, वो भी कैसा होना चाहिए? सार्थक समूह, उसे कहते हैं बच्चों शब्द। देखिए, जैसे मैंने आपको लिखा क ल म, ये मैंने आपको तीन वर्ड दिए क ल म, ऐसे और ले लीजिए स ल र, ये तीन तीन वर्णों के मैंने आपको दो जोड़े दे दिए। अब जैसे इसमें तो यही पास पास हैं
तो पास पास है, निकटवर्ती तो हम कह रहे हैं पास पास जो होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा आप एक वर्ण यहाँ से उठाएंगे एक वर्ण यहाँ से उठाएंगे, है ना, पास पास ही होंगे। तो पहली बात तो आई दो या दो से अधिक वर्णों के, यहाँ पे मैंने निकटवर्ती नहीं लिखा है, निकटवर्ती वर्णों के, है ना, पास पास है ये। सार्थक समूह को देखिए बच्चों, जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कलम। क्या बना, कलम। अब बताइए ये सार्थक है, कलम का अर्थ होता है, ये मेरे हाथ में है, ये है कलम है, तो कलम है जिसका अर्थ होता है, कलम वह शब्द है जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। जब वर्ण इस प्रकार मिले कि उनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वही वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, शब्द। जैसे देखिए स ल र, इसको मैं स ल र लिख दूं तो यह शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स ल र का कोई भी एक अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर इसको मैं स ल र ना बना के सरल बना दूं, क्या बना दूं बच्चों, सरल। सरल अगर मैं इसको बना देती हूं, अब इसका एक निश्चित अर्थ है, अब यह कहलाया शब्द। तो बच्चों क्या निकल के आया, दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के मेल से सार्थक समूह बने, या तो आप ऐसे कहिए सार्थक समूह बने, उसे हम शब्द कहते हैं, या फिर कहिए दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। दो शर्त निकल के आई बच्चों इसकी कि कोई भी शब्द कब शब्द कहलाएगा, जब उसका एक निश्चित अर्थ होगा। क्या होगा, निश्चित अर्थ होगा। तो निश्चित अर्थ चाहिए हमें। अगर वर्णों के मेल से कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है तो हम उसे कह देंगे बच्चों शब्द। क्या कह देंगे, शब्द। कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से अगर कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है तो उसे हम शब्द कहते हैं। आपको जब वर्णमाला का याद होगा बच्चों, तो मैंने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था बताइए, मैंने कहा था हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। बोलिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। लेकिन आज मैं कह रही हूं हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्या कहा मैंने, मैं अपनी ही बात से मुकर जाती हूं और मैं कहती हूं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। बताइए कैसे, क्योंकि बच्चों परिभाषा से हमें एक बात समझ में आई कि वर्ण भाषा की भले ही छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। आई बात समझ में, क्योंकि देखिए जैसे मैं यहाँ पे वर्ण लिख दूं आपके लिए, कोई भी वर्ण मैं लिख देती हूं, देखिए अ, व, र, क, मैंने ये वर्ण लिख दिए, ये सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि वर्ण है। लेकिन क्या इनका कोई एक निश्चित अर्थ है, नहीं है। इसीलिए अर्थ के आधार पर अब इनको हम, जैसे कोई भी वर्ण हो उसको मिला के जब हम शब्द बना दें, जैसे सरल, जैसे जल, जैसे कमल, कोई भी शब्द, कोई भी अगर शब्द बना दिया तो वही क्या बन गया बच्चों, एक निश्चित अर्थ देने वाला बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं
कि इनका अर्थ है और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। समझ आई बच्चों आपको मेरी बात? क्या कहा मैंने, मैं खुद से रिपीट कर देती हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। क्यों है शब्द? क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ होता है। अभी जब हम वाक्य पढ़ेंगे तब मैं यही बात कहूंगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं वाक्य, लेकिन वो किस आधार पर होंगे? भाव के आधार पर। तो तीन चीजें निकल के आई। क्या क्या निकल के आई? तीन चीजें कि भाषा की अगर आपसे कोई सबसे छोटी इकाई पूछे, सबसे छोटी इकाई पूछे तो निकल के आया क्या है? वर्ण। अर्थ के आधार पर पूछे तो क्या निकल के आया बच्चों? शब्द। और आपसे कोई भावार्थ के आधार पर पूछे, भाव के आधार पर पूछे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? वाक्य। ये तीन चीजें कई बार कई कंपटीशन में पूछी जाती हैं और बच्चों को मीनिंग ही समझ में नहीं आता। छोटी क्लासेस में भी पूछ लेते हैं तो समझ में नहीं आता, कभी शब्द, कभी वाक्य, कभी वर्ण। लेकिन देखिए, क्योंकि वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन जब अर्थ की बात आएगी तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, और भावार्थ की बात आएगी तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। तो ये हुई बच्चों शब्द की परिभाषा। ये हुआ हमारा आज का एक टॉपिक जो मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे शब्द क्या होते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, शब्द का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? शब्द का वर्गीकरण। देखिए किस किस आधार पर बांटा गया है शब्द को। शब्द को हम देखिए कैसे कैसे बांटेंगे। सबसे पहले हम बांटेंगे शब्द को उद्गम, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कैसे? उद्गम या स्रोत के आधार पर। फिर हम बांटेंगे शब्द को रचना या बनावट के आधार पर। फिर हम बांटेंगे शब्द को विकार के आधार पर, और फिर हम बांटेंगे शब्द को किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। चलिए तो बांटते हैं। पहला हम बांटेंगे उद्गम या स्रोत के आधार पर। तो उद्गम या स्रोत के आधार पर क्या होता है बच्चों? शब्द को बांटा जाता है 5 प्रकार से। कैसे? 5 प्रकार से। अभी हम बांटेंगे। देखिए पहले कई विद्वान इसको केवल 4 आधार पर बांटते थे, लेकिन अब नई नई बुक्स में इसे 5 आधारों पर बांटा जा रहा है। तो ज्यादा सीखने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, लेकिन कम सीखने में बुराई है। अगर हम कम पढ़ लिए और वहीं से कोई क्वेश्चन फंस गया तो बात कैसी होगी? गलत। तो देखिए उद्गम या स्रोत के आधार पर क्या क्या बांटा जाता है बच्चों। उद्गम का मतलब होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो आपको पता है हमारी हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत। जैसे बच्चों अगर हिंदी हमारी माँ है तो संस्कृत हमारी क्या है? नानी माँ। तो ऐसे ही आदि जननी भाषा है हमारी संस्कृत। तो उद्गम या स्रोत के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तत्सम, बोलते चलिए मेरे साथ, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज।
और पांचवा है बच्चों संकर। कौन सा है? संकर। जब मैंने आपको एक एक उठाकर पूरा वर्गीकरण समझाऊंगी, इनको एलोबरेट करूंगी, इनको एक्सप्लेन करूंगी, तब हम ये सारे शब्द पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। जो हमने सीधे संस्कृत से उठा लिए वो तत्सम, जो संस्कृत से आगे हिंदी में चेंज हो गए वो तद्भव, जो हमारे ही देश में जन्मे वे देशज, जो बाहर से हमने लिए वे विदेशज, और जो दो भाषाओं से मिलकर बने बच्चों वो कहलाए संकर। तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द हुए दो तरह के। कौन कौन से? उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द हुए 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हम बांटते हैं इनको बच्चों रचना या बनावट के आधार पर। क्या होती है रचना और बनावट? स्ट्रक्चर, कि किसी शब्द का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस आधार पर बच्चों इन्हें बांटते हैं 3 तरीके से। कैसे बांटते हैं? 3 तरीके से। देखिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से बोलिए मेरे साथ? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्या क्या बांटे हमने? बताइए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिसकी वर्णों के मिलने से ही बन जाए, केवल वर्ण मिले, है ना, तो रूढ़ होता है। जब दो शब्द मिल जाएं, जैसे ज और ला को हमने मिलाया जल बन गया, तो ये रूढ़ है। और जैसे विद्या और आलय, दो शब्दों को जब हमने बनाया, यौगिक, योग, जुड़ना, मिलना, जब दो शब्दों को मिलाएंगे जैसे विद्यालय, तो वह कहलाता है यौगिक। और शब्द कोई हो और अर्थ दूसरा निकलता हो, मतलब जो रूढ़ और यौगिक का मिश्रण होता है बच्चों, वह कहलाता है योग रूढ़। तो अब हम 2 आधारों पर शब्दों को बांट चुके हैं, उद्गम या स्रोत के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। चलिए तीसरा बांट लेते हैं। तीसरा बांटते हैं बच्चों विकार के आधार पर। इसे मैं दूसरी स्लाइड में ही ले लेती हूँ। किस आधार पर बांटते हैं प्यारे बच्चों? विकार के आधार पर। बोलिए। तीसरा विकार के आधार पर। विकार क्या होता है? प्रयोग के आधार पर, है ना, कि हम कैसे इनको प्रयोग करते हैं। तो मेरे लाडलो, विकार के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा जाता है। किन भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। विकारी शब्द, बोलिए मेरे साथ, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। देखिए, विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, अविकारी, अ हमेशा निषेधात्मक अर्थ देता है, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। फिर देखिए बच्चों, इनको विकार के आधार पर हमने बांटा 2 में, विकारी और अविकारी। पुनः इनका वर्गीकरण करते हैं। यहीं से जो असली कहानी है हिंदी में शब्द की, वो प्रारंभ होती है, जिसे पढ़े बिना हम हिंदी को पढ़ ही नहीं सकते, हमें व्याकरण समझ ही नहीं आएगी। सीधे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, इनको पढ़ लेने से व्याकरण की आधारशिला समझ में नहीं आती। ये शब्दों का वर्गीकरण, वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, अभी जो हमारे ये 3 दिन से टॉपिक चल रहे हैं, ये है हिंदी व्याकरण की आधारशिला। तो विकारी शब्दों को बच्चों 4 भागों में बांटा जाता है। कितने में? 4 में। देखिए, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण,
और चौथा है क्रिया। बोलिए मेरे साथ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। बोलिए, विस्मयादि बोधक। ये है मेरे प्यारे बच्चों वर्गीकरण किसका? विकारी और अविकारी शब्दों का। विकार के आधार पर हमने शब्द को बांटा 2 प्रकार में, विकारी और अविकारी। विकारी पुनः 4 तरीके होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए अब अंतिम चौथे पे चलते हैं। चौथा है बच्चों प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। बोलिए, अर्थ के आधार पर। 4 कौन कौन से प्रकार थे? स्रोत या उद्गम के आधार पर, विकार के आधार पर, रचना के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों इन्हें हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। किस किस में? जो आप पढ़ते भी आए हैं, सार्थक और निरर्थक। क्या क्या? सार्थक शब्द, सार्थक क्या होते हैं? जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है। और निरर्थक, अर्थ के बिना, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये होते हैं अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। देखिए अब जो निरर्थक है वह तो है ही निरर्थक, है ना। जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको तो क्या पढ़ेंगे? जैसे चाय वाय, है ना। तो चाय का तो कोई अर्थ होता है, लेकिन उसके साथ में जब हमने वाय बोल दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो निरर्थक का तो बच्चों कुछ नहीं होता। लेकिन सार्थक शब्दों को पुनः हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? जिन्हें हम रटते रहते हैं, लेकिन उनको भी समझने का एक तरीका होता है, जिसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कौन कौन से हैं बच्चों? बोलिए मेरे साथ। एकार्थी, जिनका एक अर्थ होता है ना। दूसरे हैं अनेकार्थी, कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तीसरा है विपरीतार्थी, जिन्हें हम विलोम शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। क्या है? समानार्थी। देखिए अर्थ के आधार पर हमने सार्थक और निरर्थक 2 भागों में बांटा। सार्थक के पुनः 4 होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। और निरर्थक का कोई भी आगे कोई वर्गीकरण नहीं होता। तो ये थी बच्चों शब्दों की वर्गीकरण, कि हमने शब्दों को कैसे कैसे बांटा। आगे की क्लास में सबसे पहले हम करेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। 5 ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा बच्चों। लेकिन अगली क्लास से पहले मेरी आप लोगों से यह आशा रहेगी कि आप पिछली तीनों क्लासें, वर्णमाला, उच्चारण स्थान और अब ये शब्द, इन्हें अच्छी तरह याद करके आए। अगर ये क्लासिफिकेशन, ये शब्दों का वर्गीकरण आपके समझ में आ गया है तो आप यकीन मानिए व्याकरण का एक मन ही मन में दिमाग के अंदर जो झमेला चलता रहता है कि क्या है संज्ञा, क्या है सर्वनाम, क्या है विकारी, ये एक कॉन्सेप्ट जो पहला पायदान है, जिसमें हम बच्चों चढ़ने वाले हैं और जो पहली सीढ़ी है वो हमने पार करनी है।
तो शब्दों का वर्गीकरण हम कर चुके हैं बच्चों, ये आपको याद करना है। मैं एक बार पूरा आपको बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा आज हमने। हमने पढ़ा शब्द की परिभाषा की, क्या थी शब्द की परिभाषा बच्चों? दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। शब्दों का हमने आगे जाके वर्गीकरण करा। शब्दों को हमने चार तरीके से बांटा। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इन्हें बांटा हमने पांच प्रकार से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। दूसरा हमने बांटा बच्चों रचना या बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तीन। फिर हमने बांटा बच्चों विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी के भी करे चार भाग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के भी करे हमने चार भाग, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर हमने बांटा प्यारे बच्चों अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई आगे भाग नहीं है, लेकिन सार्थक के वापस से चार भाग हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। मुश्किल से बच्चों याद होने के बाद में हमें 1 मिनट का समय लगता है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर? स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। चलिए बच्चों, क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक देखते रहिए व्याकरण की सीरीज शून्य से शिखर तक, और देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा। थैंक यू वेरी मच।